हेलो गाइस, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है इकोलॉजिकल जोन्स, पर्यावरणीय प्रदेश। इसको लेकर के जो दो वीडियो हैं वो हमने पहले कवर कर लिया। आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। अगर आपने मिस किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका हाईलैंड्स पढ़ेंगे अपन। और इससे पहले हम जो हाईलैंड्स किस रिगार्डिंग में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लाइमेटिक जोन्स के रिगार्डिंग। पर्यावरणीय जो जोन्स हैं, जो कटिबंध हैं, जो प्रदेश हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमको कुछ पढ़ना होगा। उनमें हाईलैंड पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्लाइमेटिक जोन्स को, पर्यावरणीय प्रदेश को। तो हम देख सकते हैं वी कैन सेग्रीगेट आउट वास्ट अर्थ इनटू क्लाइमेटिक जोन्स ऑन सम सिमिलर एस्पेक्ट्स। देखो सेंस यहाँ पर क्या कहता है। फिर पिछले वीडियो के थ्रू मैंने आपको जो चीज़ें थी वो क्लियर कर दी कि जो जोन्स होते हैं कैसे डिवाइडेड होते हैं और कौन से जोन्स कौन सी जो लाइन्स हैं उनके मिडिल में एक्सपेंडेड है। अब कहता है कि वी कैन सेग्रीगेट आउट वास्ट अर्थ इनटू क्लाइमेटिक जोन्स ऑन सम सिमिलर एस्पेक्ट्स। हम इस विशाल पृथ्वी को कुछ समानताओं के जो आधार पर किस में बांट सकते हैं। इसको हम एक तरह से सिमिलर एस्पेक्ट्स के आधार पर हम इसको क्लाइमेटिक जोन्स में बांट सकते हैं, पर्यावरणीय प्रदेशों में बांट सकते हैं। ओके, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एजेंट्स लाइक एनवायरनमेंट, सोइल, वेजिटेशन टुगेदर फॉर्म नेचुरल एनवायरनमेंट। अब क्या कहता है आपको कि जो सिमिलर क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं, समान जो पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं और जो एजेंट्स हैं उनके जो और जैसे जो कुछ कारक हैं, जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट हुआ, पर्यावरण हुआ, जलवायु जिसको बोले, और सोइल हुई, मिट्टी हुई, वेजिटेशन, वनस्पति, एंड टुगेदर फॉर्म नेचुरल एनवायरनमेंट। इन सब के सम्मिलित एक तरह से रूप को क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण से ये सारे बनते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से बनते हैं, टुगेदर फॉर्म होते हैं। दीज फैक्टर्स टुगेदर गिव स्पेशल फीचर्स टू एन एरिया विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एरियाज। जो बाकी भूभाग से अलग हो, जो किन से बाकी भूभाग से अलग हो, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एरियाज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के अलग अलग पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईलैंड्स को। उच्च भूमि, हाईलैंड उच्च भूमि, हाईलैंड उच्च भूमि। ओके, आप देखिए क्या कहता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट माउंटेन, हाई पीक्स एंड डीप ट्रेंस। देखो क्या कहता है, आपने पहाड़ों के बारे में सुना होगा, या ऊंची ऊंची चोटियों और गहरी खाइयों के बारे में तो सुना होगा, ट्रेंच के बारे में सुना होगा। हेयर वेदर इज नॉट वेरी हॉट। यहाँ क्या होता है, जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, गहरी खाइयाँ, यहाँ वातावरण ज़्यादा गर्म नहीं होता, ज़्यादा हॉट नहीं होता। तो इफ़ वी मूव ऑन हाई एल्टीट्यूड वी कैन आल्सो सी द स्नो। अगर बात करें तो कहते हैं ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएँ तो वहाँ हम बर्फ़ भी देख सकते हैं। तो देखो क्या कहता है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने सोचा है कि वाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है भाई हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। इट हैपन्स एज द टेम्परेचर फॉल्स व्हेन वी मूव ऑन हाई एल्टीट्यूड। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, गिरता जाता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं अदर वर्ड्स के अंदर कि वेदर बिकम्स कोल्ड, की जो मौसम है वो ठंडा होता जाता है। ओके, इस कारण वहाँ पर गर्मी कम होती है। अब बढ़ते हैं आगे। मोस्ट ऑफ आवर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज हाई पीक्स। हमारी अधिकांश नदियाँ इन्हीं ऊंची जगहों से निकलती हैं। जो हमारी अधिकांश जो नदियाँ हैं स्टूडेंट्स, वो इन्हीं जो हाई पीक्स है उन्हीं से ऑर्गेनाइट होती है, उद्गम होता है, उनको जन्म लेती हैं। द स्लोप ऑफ दीज माउंटेन्स इज स्टीप एंड रिवर्स फ्लो एट वेरी हाई स्पीड। अब देखो क्या कहता है, मान लीजिए जो ऊंची ऊंची जगह हैं जैसे नदियाँ निकलती हैं तो पहाड़ों से हम बोल सकते हैं, इन पहाड़ों का ढलान बहुत क्या होता है, द स्लोप ऑफ दीज माउंटेन इज स्टीप। इन पहाड़ों का ढलान तेज होता है, बहुत तेज होता है। और तो नदियाँ जब पानी ऊपर से चलेगा तो नदियाँ बड़ी तेज गति से क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, बहती हैं, वेरी हाई स्पीड। एट सम प्लेसेस स्लोप इज सो स्ट्रेट दैट वाटर फॉल्स डाउन डायरेक्टली। क्या होता है, एट सम प्लेसेस स्लोप इज सो स्ट्रेट, कई जगह तो कहता है जो स्लोप है, ढलान है, वो बहुत सीधा होता है, दैट वाटर फॉल्स डाउन डायरेक्टली। तो क्या होता है, कहीं कहीं तो ढलान इतना सीधा होता है कि झरने के रूप में जो है ये नदियाँ नीचे गिरती हैं और ज़्यादा एक तरह से यहाँ ज़्यादा जो ज़मीन है वो समतल नहीं रहती, हम बोल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। और जब तेज़ गति से गिरेगा तो क्या होगा, क्रिएटिंग वाटरफॉल, झरने का निर्माण होगा।
पीपल लिव वेयर स्लोप लेस स्लिप। अब देखो जाहिर सी बात है कि जहाँ ढाल कम तेज होता है वहीं तो लोग अपना घर बनाते हैं, अगर ढाल ज़्यादा होगा तो वहाँ घर कैसे बनाएंगे। अब देखें आगे क्या कहते हैं, द फार्मिंग हैज़ डन इन द स्मॉल चंक्स ऑफ लैंड विच पीपल क्रिएट बाय फ्लिटरिंग कटिंग द हिल्स। देखो आगे कहता है कि अगर खेती होती भी हो तो उन्हें कम ढलानों को काट करके, इन्हीं जो ये कम ढलानों को काट करके सीढ़ीनुमा खेतों में खेती की जाती है। आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा स्लोप होंगे तो वहाँ खेती करना तो मुश्किल, क्योंकि पानी को रोक नहीं सकते और खेती के लिए पानी जरूरी है इरीगेशन के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि हेयर एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी स्मॉल, खेती के लिए ज़मीन बहुत कम होती है, एंड इट्स फॉर्म ऑफ स्टेप्स, और वो जो होती है वो ढलान के रूप में होती है। हेयर मोस्ट फार्मिंग ऑफ इज ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड टी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है, ज़्यादा जो फसलें वैसे तो होती नहीं है लेकिन ज़्यादातर सब्जियाँ पैदा होती है, और चाय या फलों के जो बाग बगीचे होते हैं यहाँ पर एक तरीके से इनकी खेती की जाती है। विद हाई टेम्परेचर डिक्रीज सो आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फार्मिंग। और कहता है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ठंड के कारण कृषि कार्य की संभावनाएं कम ही उपलब्ध होती हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, हैंस ड्यू टू लैक ऑफ फार्मिंग हेयर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड एनिमल ब्रीडिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल जो परिस्थितियों के कहीं ना कहीं कमी होती है, तो ऐसी जब कृषि के लिए जब वहाँ पर एक तरह से जो कंडीशन है वो है ही नहीं, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो क्या किस पर डिपेंड ज़्यादा करते हैं, वन हुआ या पशुधन हुआ, इससे जब संबंधित जो कार्य उनमें ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उनमें लगे रहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। हिमालय इन द नॉर्थ इंडिया, हिल्स ऑफ नीलगिरी एंड अन्नामलाई इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच जोन्स। अच्छा, ऐसे में कौन कौन से जोन्स आते हैं, क्षेत्र आते हैं? उत्तरी भारत में जो हिमालय पर्वत हुआ, या सदर्न इंडिया के अंदर जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हुई, ये जो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके जो माउंटेन जो रीजन्स हैं, ये इसकी क्या है, पर्यावरण, ऐसे पर्यावरण के उदाहरण हैं, ये अपन बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लो लैंड की बात करें, निम्न भूमि की बात करें, तो इसमें देखिए क्या कहता है। अभी तो हाईलैंड्स की बात करें जो माउंटेन है, प्लेट्यू है, जिनसे नदियाँ झरने निकल रहे हैं। अब लो लैंड की बात करें, देखें निम्न भूमि, एन एरिया विच इज एट लेसर हाइट इज नोन एज लो लैंड, मोस्ट ऑफ द प्लान्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। देखो ऐसा भूभाग, आप समझ गए निम्न भूमि क्या होगी, ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे निम्न भूमि कहा जाता है। ओके, अब आगे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द प्लान्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, और कहता है कि जो अधिकांश जो समतल मैदान होते हैं ना वो इसी की श्रेणी में आते हैं, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे कहता है, हेयर वाइडर रिवर्स आर अवेलेबल विच फ्लो एट ए स्लोअर स्पीड। कहता है कि यहाँ चौड़ी नदियाँ मिलती हैं जो बहुत ही एक तरह से हम बोले तो मध्यम गति से बहती हैं। और इसके अलावा बात करें तो कहता है, हेयर ह्यूज एंड लस ग्रीन फील्ड्स आर अवेलेबल। यहीं पर बड़े बड़े लहलाते जो खेत हैं वो भी एक तरह से आप देख सकते हैं। और डू यू नो वाई शो मच ऑफ फील्ड्स आर अवेलेबल है, तो आपसे पूछता है राइटर कि आप जानते हैं कि यहाँ इतने अधिक खेत क्यों होते हैं, तो खुद ही आंसर देना होगा इसका। इट इज़ बिकॉज सॉइल ऑफ लैंड्स इज़ वेरी फर्टाइल। तो खुद ही आंसर क्या देता है कि इसलिए अधिक खेत क्यों होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यह इसलिए क्योंकि मैदान की जो मिट्टी होती है ना, मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। ओके, इस वजह से यहाँ पर ये सब होता है। आगे देखिए, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग वाई लैंड हेयर इज सो फर्टाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैदानों की भूमि इतनी उपजाऊ क्यों होती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इसलिए होती है क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों से बहकर नीचे आती है ना, तो अपना जो तेज़ गति से चलती स्लोप्स के अंदर, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो जब तेज़ गति से चलती है तो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और मैदानों में जमा कर देती है। और पहाड़ों से उतरती हुई जो नदियाँ होती हैं धीरे धीरे मिट्टी का जमाव कर एक तरह से जो समतल मैदान है उनका निर्माण करती हैं। और हम बोले जो उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का जनजीवन कृषि पर आश्रित होता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत ही डेंसली होती है, सघन होती है। इसका उदाहरण हमारे देश में गंगा यमुना की जो मैदान है यूपी के अंदर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शंस, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ले दिस वीडियो। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। पूछिएगा जरूर, लिखिएगा जरूर, बेझिझक होकर के। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।